नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयश्री पाठक। मैं कंसल्टेंट इन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ दिल्ली एनसीआर में। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ उसी सीरीज़ में जिसमें हम शॉर्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इन वेरी ब्रीफ। तो इस श्रृंखला में सेकंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आज है वो है हस्बैंड सीमेन एनालिसिस। तो ये टेस्ट आपको जैसे नाम बताता है कि हस्बैंड के शुक्राणु की जांच है, सीमेन एनालिसिस है या वीर की जांच है। ये कब बताया जाता है? जब आप मोर देन 1 ईयर ऑफ मैरिज हो गई है, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, आप किसी डॉक्टर, किसी गायनेकोलॉजिस्ट, नॉट ओनली इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने जाते हैं, तो वो कुछ टेस्ट आपको एडवाइस करते हैं विमेन और मैन दोनों में। तो विमेन में तो ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं, और मेन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो है सीमेन एनालिसिस। ये सीमेन एनालिसिस प्राइमरी बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसीलिए इस टेस्ट के बारे में मैं तो अपने पेशेंट्स को बहुत ही ध्यान से बताती हूँ। ये टेस्ट मिनिमम 2 या 3 डेज़ के एब्सटिनेंस में कराना चाहिए। आइडियली यू शुड गो टू अ गुड पैथोलॉजी सेंटर, बिकॉज यूजुअली इतने अच्छे इनफर्टिलिटी या आईवीएफ सेंटर्स आपके आसपास नहीं होते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप एक अच्छे आईवीएफ सेंटर में कराएं। ये टेस्ट अच्छे सेंटर में कराने का फ़ायदा ये होता है कि वो भी उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना इम्पोर्टेंट ये एक गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के लिए होता है। इस टेस्ट को आइडियली उसी प्रीमाइसेस में कराना चाहिए, देना चाहिए मेल को जहाँ पे ये टेस्ट किया जाना है। आइडियली इट शुड बी कलेक्टेड इन द सेम प्लेस जहाँ पे टेस्ट होना है, एंड इट शुड बी टेस्टेड विद इन 30 मिनट्स ऑफ गिविंग द सैम्पल। तो ये इम्पॉर्टेंस भी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी गिवन एट अ कलेक्शन सेंटर, क्योंकि आजकल हम देखते हैं अधिकतर लैब्स की कलेक्शन सेंटर्स होते हैं। तो कलेक्शन सेंटर से वो सैंपल कब जाएगा? जब हम ये कहते हैं कि आपको घर से लाना अलाउड नहीं है, तो फिर हम कलेक्शन सेंटर में ही क्यों देंगे? तो इसीलिए ये टेस्ट एक अच्छे पैथोलॉजी सेंटर में ही देना चाहिए आफ्टर 2 or 3 days of abstinence, and in a good well labeled sterile container should be provided by the center. फिर ये टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप ये सैंपल देंगे उसके 20 to 30 मिनट्स बाद ये टेस्ट किया जाता है। इसमें हम उसकी बहुत चीज़ें देखते हैं। एक तो ग्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं कि भाई वो उसका देखने में कैसा है, कितना अमाउंट है, वॉल्यूम कितना है। फिर वॉल्यूम बताई जाती है कि 1.5 ml है और 2 ml है। विस्कोसिटी देखी जाती है कि वो लिक्विफाई हुआ या नहीं हुआ, हाईली विस्कस है, इस तरह से वो रिपोर्टिंग होती है। फिर उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, एंड इट शुड बी डन बाय अ वेल एक्सपीरियंस पैथोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट, क्योंकि ऑल्दो ये टेस्ट एक छोटा टेस्ट है बट इट इज़ गोइंग टू डिसाइड आवर ट्रीटमेंट। तो इसमें देखिए जो WHO के क्राइटेरियाज है, WHO ने एक मिनिमल क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि इतना तो होना ही चाहिए। तो उस क्राइटेरिया के बेसिस पे रिपोर्ट आती है। अब किसी का सबसे पहले क्या देखा जाता है, उसका पीएच कितना है। आइडियली जो पीएच होता है वो 7.2 to 7.8 की रेंज में होना चाहिए। मिनिमल 1.5 ml तक वॉल्यूम होना चाहिए। मिनिमल, दिस इज़ द लोअर लिमिट आई एम गोइंग टू टेल यू, कि मिनिमल 15 मिलियन काउंट तो होना ही चाहिए। मिनिमल 40% मोटिलिटी होनी चाहिए, जिसमें कि 32% प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी का मतलब क्या है? मोटिलिटी के भी क्राइटेरिया सेट हैं, जैसे कि फास्ट ग्रेड 4 मोटिलिटी क्या होती है, विच आर फास्ट एंड एक्टिव। प्रोग्रेसिवली तेज़ चलने वाले शुक्राणु कैसे हैं? उसके नीचे ग्रेड 3 मोटिलिटी होती है जिसमें कि शुक्राणु चल तो रहे हैं बट दे आर मूविंग इन हियर एंड देयर डिफरेंट डायरेक्शंस। एंड देन थर्ड हमारे होते हैं कि नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, मतलब वो चल नहीं रहे बट उनकी बस टेल या तो हिल रही है, बट दे आर नॉट एबल टू मूव, दे आर नॉट एबल टू गो फॉरवर्ड। एंड देन फोर्थ आते हैं कंप्लीटली इमोटाइल,
स्पर्म्स। अब इसमें फिर हम वाइटैलिटी देखते हैं कि मिनिमम 58% लाइव स्पर्म्स होने चाहिए, और नॉर्मल फॉर्म्स जो होते हैं वो मिनिमल 4% नॉर्मल फॉर्म्स होने चाहिए। तो अगर आप WHO के क्राइटेरियाज देखेंगे तो WHO ने बेसिकली एक लोअर लिमिट सेट कर दी कि इसके ऊपर चीज़ें होनी चाहिए, बट हमें इससे ऊपर जो भी मिलेगा वो हमारा, जैसे कि अगर 15 मिलियन काउंट पर ml से ऊपर है, इसका मतलब हम उसे ओलिगोस्पर्मिया नहीं कह सकते। बट डेफिनेटली एक 40 मिलियन काउंट अगर किसी पर एजैक्यूलेट पर ml का काउंट है तो वो एक नॉर्मल काउंट है। अगर हम लेस देन 15 मिलियन इज अ ओलिगोस्पर्मिया एंड लेस देन 5 मिलियन इज सीवर ओलिगोस्पर्मिया। अगर किसी का लेस देन 5 मिलियन पर ml से कम काउंट है, ऐसे केसेस में हम IUI भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो क्राइटेरियाज हैं, हमारा जो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट आएगी उस पर हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो अगर लेस देन 5 मिलियन पर ml हमारा काउंट है तो ऐसे केसेस में ICSI होगा, IVF भी नहीं हो सकता। और फॉर सीमेन फॉर IUI ऑल्सो हमें टोटल मोटाइल काउंट मिनिमल 5 मिलियन चाहिए होता है। तो IUI क्या होता है कि जब हम सीमेन को वॉश करते हैं जिसमें से सिर्फ मोटाइल स्पर्म्स को निकाला जाता है और इमोटाइल स्पर्म्स और एबनॉर्मल स्पर्म्स को हम फिल्टर आउट कर देते हैं, तो उसके बाद जो स्पर्म हमें मिलता है उसको हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेट करते हैं। तो मिनिमल फॉर IUI हमें 5 मिलियन टोटल मोटाइल काउंट होना चाहिए। तो जब हमें सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट आती है तो उससे एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को बहुत चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। इसीलिए मैं आपको ये बताऊंगी कि एक सीमेन एनालिसिस छोटा सा ही, बट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ आइडिया एंड इट शुड बी डन इन अ गुड सेंटर। अगर रिपोर्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए हो सकता है आपको दवाओं द्वारा, मेडिसिन द्वारा हम इन स्पर्म्स में मोटिलिटी एंड काउंट बढ़ा सकें। इसके लिए या तो हम आपको खुद एडवाइस देते हैं या वी नीड टू सेंड यू टू अ यूरोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच। ये तो इस बार सीमेन एनालिसिस के बारे में हुआ। नेक्स्ट टाइम आई विल बी ज्वाइनिंग अगेन विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।